हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू KSR तानी एजुकेशन चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स गुजरात बोर्ड और इसके हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 8 पे। इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। जिस फर्स्ट पार्ट में हमने इसका 8.1 और 8.2 को डिस्कस करा था। सेकंड पार्ट में हमने 8.3 को डिस्कस करा था और आज इस पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम रिमेनिंग चैप्टर को फिनिश कर सकें। तो चलिए शुरू करें। आपको अगर इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझना है डिटेल में, मैं आई बटन में भी लिंक्स डाल दूंगी और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। प्लीज़ जाकर के उसको देखिए और आपके जो भी सजेशंस हैं यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। चलो शुरुआत करें आज की। तो मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अभी तक का जितना भी चैप्टर हो चुका है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, पहले तो उनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि एग्रीकल्चर है क्या, एग्रीकल्चर इंडिया में क्या मायने रखता है, इंडिया की बैकबोन क्यों है एग्रीकल्चर। सिंपल सी बात है, इंडिया के मैक्सिमम लोग जो हैं तब मतलब जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब वो अनएजुकेटेड थे और एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोफेशन है, हम बोल सकते हैं, जिसमें पढ़ाई की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैक्सिमम हमारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ झुक रहे थे अपने अर्निंग्स के लिए। और सेकंड पार्ट में हमने ये समझा था कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इतनी कम हो क्यों रही है, क्यों इस पे फार्मर्स इतना ध्यान नहीं दे रहे, या क्यों नई पीढ़ी जो है वो फार्मर बनना नहीं चाहती। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे रास्ते हो सकते हैं कि आपका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। आपके एग्रीकल्चर में अगर लो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि कम उपज हो रही है, आप उगा रहे हैं ज़्यादा लेकिन निकल नहीं रहा उतना ज़्यादा उसमें से, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी पीछे है, बैकवर्ड है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो हमारी इंडियन इकोनॉमी का मेन ऑक्यूपेशन है, मैक्सिमम लोग इसी में जाते हैं और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक पिलर जैसा है, हमारी इंडियन इकोनॉमी को ये संभाले हुए है एग्रीकल्चर। इसके साथ साथ अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो रूरल इकोनॉमी भी आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। रूरल इकोनॉमी मतलब जो लोग गांव में रहते हैं, और इससे आपका इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो भी और तेज़ी से होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री में फाइनल प्रोडक्ट सेल होकर के जाता है वो सर्विस में। तो तीनों सेक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर जो रॉ मटेरियल देगा, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री जो उस रॉ मटेरियल से आपका गुड्स बनाएगा, कंज्यूमेबल गुड्स बनाएगा, और सर्विस सेक्टर इन दोनों से जुड़ा हुआ है, राइट। और साथ साथ में ये बहुत सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे देगा। एग्जाम्पल है आपका एम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, जो इतने सारे बेरोजगार लोग हैं। अर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या है? लोग गांव से इसमें शहरों में जाना चाह रहे हैं या गांव को शहर बनाना चाह रहे हैं, ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। और इनकम की जो इनइक्वालिटी है हमारे देश में, एक सिंपल सी कहावत है, इन इंडिया रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। ये जो इनइक्वालिटी है वो भी धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। 3 स्टेप्स हैं मेजरली, अगर हम बोलें वो लेने पड़ेंगे अगर आप एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। फर्स्ट स्टेप है इंस्टीट्यूशनल, सेकंड है टेक्नोलॉजिकल, और फिर है थर्ड अदर। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो 3 रीजंस थे कि क्यों एग्रीकल्चर कम हो रहा है, वो रीजंस भी यही हैं, और उन रीजंस को ख़त्म करने के मेजर्स भी यही हैं। नाम याद करने के लिए अच्छी ट्रिक है। सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स वो हैं जो आपकी सरकार लेगी, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन लेकर के आ सकता है? आपकी गवर्नमेंट लेकर के आ सकती है। रिफॉर्म मतलब दोबारा से बनाना, राइट। और ये ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए जो आपकी एग्रीकल्चर को अच्छे से प्रोग्रेस करवा सके। सबसे पहला रिफॉर्म है लैंड रिलेटेड रिफॉर्म। ज़मींदारी सिस्टम को बैन करिए। जो आपके टिलर्स हैं, टिलर्स मतलब वो लोग जो आपके ज़मीन पर कुछ उगाते हैं, उनको टिलर्स बोलते हैं। और जो रेंट है उसको कंट्रोल करना, इंडिया में ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि ओनरशिप ऑफ लैंड जो है वो फार्मर्स को मिल सके, फार्मर उसके खुद ही मालिक हों, और लैंड लेबरर्स जो हैं उनको भी जब वो लैंड पे कुछ उगा रहे हैं, लैंड लेबरर्स मतलब वो मजदूर जो लैंड पे कुछ उगा रहे हैं,
तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन रोकना है हमें, कि उनको एक तरह से इसको बोलते हैं छितराना, उनको कोई उनसे कोई ज़्यादा पैसे ले न ले, उनके हिस्से का उनको मिले, और जो उनके क्रॉप का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन फार्मर्स को मिलना चाहिए। और साथ साथ में इससे आपका क्या होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा ना। सपोज एग्जांपल कर लो कि मैं एक फार्मर हूँ, किसी दूसरे इंसान की ज़मीन पर मैं खेती बाड़ी करती हूँ। वो आदमी मुझे अपनी उस जो भी वो क्रॉप निकलता है उसमें से वो आदमी मुझे 60% शेयर दे रहा है, मतलब बिग शेयर ऑफ क्रॉप वो मुझे दे रहा है। तो मैं तो लालच में और अच्छे से उगाऊंगी कि और अच्छा ग्रेन उगेगा तो मुझे अच्छा मुनाफा मिलेगा, सिंपल सी बात है। और ओवरऑल हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलना। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब आपकी कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स को फिनेंशियली हेल्प करती हैं। उनका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको ये ध्यान देना है, ये जो नाबार्ड है या रीजनल रूरल बैंक्स हैं या लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ये सब एक ध्यान देती हैं कि जो क्रेडिट या दूसरी मॉनेटरी फैसिलिटीज़ हैं, यानी फार्मर्स को अगर पैसों की ज़रूरत पड़े तो उन तक वो चीज़ पहुँचे, रीच हो। और ये कैसे हुआ? जब हमारे इंडिया में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ। आरबीआई ने ये नाबार्ड को सेटअप किया था कब? 1982 में। और स्पेशल फोकस इसका किस पे रहता है नाबार्ड का? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। साथ साथ में आरआरबीज हैं और एलडीबीज हैं, ये भी आपके इंडियन फार्मर्स को चीप एंड इनफ क्रेडिट, मतलब कि कम इंटरेस्ट पे और जितना उनको चाहिए उतना उनको वो क्रेडिट देते हैं, यानी लोन्स देते हैं। क्रेडिट मतलब लोन्स, ताकि उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो उनको एक मौका मिले। सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ उगाना चाहते हैं आपको हज़ारों चीज़ें खरीदनी होती हैं और उसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, वो पैसे हर फार्मर के पास नहीं होते। इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है कि आप किस चीज़ को किस तरह से बेच रहे हैं, हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट थिंग। आप सिंपल सी एक समझ लो एग्जांपल से, एक मान लो साइनोसॉफ्टेक की एक पेन है 2 रुपए वाली। वो पेन किसी दुकान पर जाकर के खरीदो तो वो 2 रुपए की होगी, और यहीं पर आप उसको किसी मॉल में जाकर के खरीदोगे तो उस पेन का, हालांकि इंक सेम है, बट उस पेन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कवर बदल गया है, उसकी बॉडी बदल गई है। यहाँ पर भी वही बात है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को और अच्छा करने की ज़रूरत है। जो आपके सिस्टम है, जो एग्रीकल्चरल मार्केट का जो सिस्टम है उसमें कई सारे शॉर्टकमिंग्स थे। शॉर्टकमिंग्स के कारण, शॉर्टकमिंग्स मतलब कई सारी भूलें थी। उन भूलों के कारण फार्मर्स को इतने रुपए नहीं मिलते थे जितने उनको मिलने चाहिए अपने क्रॉप के लिए। तो उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहला स्टेप है रेगुलेटेड मार्केट्स उन्होंने बनाए हैं। ये वो मार्केट है जहाँ पर कोई भी फार्मर अपने ग्रेन्स को जाके बेचेगा तो उसको इक्वल ही रेट मिलेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एग मार्क की क्या बोलते हैं, एक ठप्पा लगाया जाता है कि हाँ ये एग मार्क का है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए ये उन्होंने लाया है। और एग मार्क जिस भी प्रोडक्ट पे होता है लोग उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। नेशनल वेयर हाउस कॉरपोरेशन और स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, यहाँ पर अपने फार्मर्स जो हैं वो अपनी चीज़ों को सेव करके रख सकते हैं। वेयर हाउस का मतलब पता है ना, गोडाउन। वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को रखिए, वो चीज़ें खराब नहीं होंगी, और इसका ध्यान कौन रखेगा? सरकार रखेगी। ऐसे सिस्टम्स बनाए गए हैं ताकि उनके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मान लो मैं कोई फार्मर हूँ, मैंने अभी मूंगफली बहुत सारी उगाई है, मैं बोल रही हूँ मार्केट में जाके कि मैं 2 रुपए पर केजी ये मूंगफली बेच रही हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, लेकिन एक्चुअली मार्केट में वो मूंगफली का पर केजी प्राइस 5 रुपीज़ है, तो मैं खुद ही घाटे में जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे सिस्टम्स उन्होंने बनाए कि जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फार्मर्स को पता होना चाहिए कि उसकी प्राइस है कितनी, राइट। और लास्टली, अगर मार्केट में प्राइस में कोई चेंजेस आते हैं तो बॉटम प्राइस भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी के आने के बाद फार्मर्स को, अगर मान लो बहुत सारी मार्केट में जो प्राइजेस हैं वो अलग अलग चल रहे हैं, तो फार्मर किसको कितने पे बेचेगा? तो फार्मर के लिए एक लेकर के आए, वो बॉटम प्राइस जो है वो गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि मिनिमम इतना मिलना चाहिए।
इससे ज़्यादा जा सकता है पर इससे नीचे नहीं जा सकता। नेक्स्ट आता है वो है आपका एग्रीकल्चर रिसर्च। यहाँ पर रिसर्च की स्पेलिंग गलत है। इंडियन फार्मर्स रिसर्च नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, और इसीलिए ये ड्यूटी उन्होंने किसको दी है? नाबार्ड को। ये बहुत सारी रिसर्चेस करता है और सारा नॉलेज जो है और ट्रेनिंग जो है वो फार्मर्स को उसके बारे में देता है, ताकि फार्मर ट्रेडिशनल टेक्निक से नहीं, पर अभी कैसी डिमांड है, किस में से उसको ज़्यादा इनकम मिलेगी, क्या मार्केट में ज़रूरत है, वो चीज़ उसको उगानी है फार्मर को। और फार्मर ट्रेडिशनल टेक्निक से कुछ भी ना होगा, यानी पहले की टेक्निक से ना उगा कर अभी की जो करंट जो नीड है, जो डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए फार्मर काम करें। फार्मर्स को एग्रीकल्चरल रिफॉर्म प्रोग्राम्स में बुलाना, इनवाइट करना, कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में बुलाना, पंचायती राज में बुलाना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में बुलाना, या जन धन योजना में उनको पार्ट लेवाना, ये सब जो है फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि इससे अब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्नाइज हो रहा है। मॉडर्नाइज मतलब उसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए ज़माने की, नई पीढ़ी की जो सोच है वो एग्रीकल्चर में अब जा रही है, और इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग था वो था टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। ये वो मेजर्स हैं कि आप कैसे ये काम करेंगे, क्या आप करेंगे तो आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के मुकाबले टेक्नोलॉजिकल मेजर्स बहुत ज़्यादा इजी और फास्ट हैं। रीज़न बिहाइंड दैट, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लेगा कौन? गवर्नमेंट लेगी, और गवर्नमेंट का काम बहुत 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 स्लो होता है। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स जो हैं वो बहुत ही इजी और फास्ट हैं, और इससे बहुत तेज़ी से आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। इसीलिए ये चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ के लिए। अगर आप अपने एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा स्पीडी जो आप कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हैं। सबसे पहला आता है वो है टेक्नोलॉजिकल मेथड्स के अंदर, सबसे पहला है वो है इम्प्रूव्ड सीड्स। इम्प्रूव्ड सीड्स को अपने अपनी भाषा में हाइब्रिड सीड्स भी बोल सकते हैं। ये नॉर्मल सीड्स नहीं होते, ये साइंटिफिक इन्वेंशन से डेवलप करे होते हैं। ये जो सीड्स होते हैं ये ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे, आपको ज़्यादा क्रॉप्स देंगे, और इससे आपका क्रॉप जो है वो डिसीजेस से भी बचा रहेगा। इंडिया में बहुत अच्छा राइज हुआ है फूड ग्रेन्स में इन सीड्स को यूज़ करने के बाद, और इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज हुआ है फूड ग्रेन्स में, इसको अपने ने एक नाम दिया है सीड रिवॉल्यूशन। यानी क्यों ऐसा हुआ? सीड्स के कारण हुआ, तो इसका नाम दे दिया गया उन्होंने सीड्स रिवॉल्यूशन। पहले इसका नाम था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमिटी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ सब की सब सीड डेवलपमेंट को बहुत महत्व देती हैं। और क्यों? क्योंकि रियलिटी में इससे आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। सेकेंड है केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना। पहले फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जगह सिर्फ काऊ डंग यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जैसे जैसे आपके यहाँ पर अच्छे सीड्स आने लगे हैं। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट को इनफ न्यूट्रिशन मिलेगा, खाद, खुराक, पोशाक मिलेगा, और तेज़ी से वो आपका प्लांट जो है वो बढ़ेगा। और इसीलिए ये फर्टिलाइज़र बड़े काम के हैं, बड़े यूज़फुल हैं आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और बाकी के केमिकल्स होते हैं जिनको आप एज पर क्रॉप यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपका क्रॉप वैसा आप इसको यूज़ करिए। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स कौन कौन प्रोड्यूस करता है? जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो आपके प्रोड्यूस करते हैं। और इवन जो फर्टिलाइज़र्स हैं हमारे यहाँ पर वो बाहर भी भेजे जाते हैं, और इंपोर्ट भी किए जाते हैं, यानी अंदर लाए जाते हैं, इंडिया में बुलाए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं लोअर रेट्स पे, यानी सब्सिडी रेट्स पे। सब्सिडी क्या होता है? मान लो एक फर्टिलाइज़र का 1 किलो जो है वो 100 रुपीज़ का है। इस 100 रुपीज़ में से 40 रुपीज़ गवर्नमेंट पे करती है और 60 रुपीज़ फार्मर पे करता है। तो जो गवर्नमेंट ने पे करा वो आपका सब्सिडी रेट है। राइट? चलिए नेक्स्ट आता है वो है आपका इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन का सिंपल मीनिंग है वो है आपका पानी।
इंडियन इरिगेशन जो है वो पहले सिर्फ और सिर्फ आसमान पे भरोसा रख के चलता था, यानी कि रेन पे भरोसा रख के चलता था। लेकिन अब जो है रेन आपकी अनसर्टेन हो गई है, कब बारिश होगी और कब नहीं होगी, वी कांट से एनीथिंग। और इसलिए इससे आपका सीधे सीधे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होता है। इंडिया का सबसे बड़ा इशू है एग्रीकल्चर का कि वहाँ पर यहाँ पर आपके फैसिलिटी नहीं है इरिगेशन की, पानी की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ रेन पर भरोसा रख के करते हैं तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आपको इरिगेशन फैसिलिटी लाना पड़ेगा और स्मॉल स्केल मीडियम स्केल जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपको डेवलप करना पड़ेगा। इस टास्क को आपको प्रायोरिटी बेस पे ध्यान भी देना पड़ेगा, यानी सबसे पहले आपका क्या अच्छा होना चाहिए, इरिगेशन अच्छा होना चाहिए। इरिगेशन को एक्सपांड करने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड ये इंडिया में सेटअप किए गए हैं। और साथ साथ में जो अधूरे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे उन सब का काम जो है वो नाबार्ड को असाइन किया हुआ है, और बाकी की फैसिलिटीज भी नाबार्ड देता है, सुनिश्चित करता है कि फार्मर्स को मिले। नेक्स्ट आता है वो है आपका यूज़ ऑफ मशीन्स। लो प्रोडक्टिविटी का मेन दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि हम लोग ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स या मशीन्स को यूज़ करते हैं। पहले हम लोग गाय बैल इन सब का यूज़ करते थे अपने लैंड को टिल अप करने के लिए। रियलिटी में इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की मदद से हमने ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेशर, इलेक्ट्रिक पंप सेट, ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड स्प्रिंकलर पंप ये सब का इन्वेंशन कर चुके हैं हम लोग। मॉडर्न मशीनरीज को इन्वेंशन दे चुके हैं हम। इन मशीनरीज को इस्तेमाल करके हम एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप जो है वो उगा सकते हैं। एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप का मतलब जनवरी में अगर हमने वीट उगाया तो जून तक वो वीट उग करके निकल जाएगा, जुलाई से दूसरा क्रॉप आप उगा सकते हैं। इसमें कई सारे क्रॉप्स आप उगा सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट जो बात आती है वो है आपकी पेस्टिसाइड्स की। अच्छा, एक सिंपल बात है, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स में क्या डिफरेंस है? फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को प्लस आपके मिट्टी को, दोनों को वो ताकत देता है, न्यूट्रिशन देता है। जबकि पेस्टिसाइड्स आपके प्लांट्स को बीमारियों और इंसेक्ट से दूर रखता है। आप अगर अपने क्रॉप को बीमारियों से या इंसेक्ट से दूर रखना चाहते हैं तो साइंटिफिकली डेवलप्ड जो पेस्टिसाइड्स हैं वो बड़े काम के हैं। इनको यूज़ करके आप अपने क्रॉप का लॉस जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी आपके क्रॉप खराब नहीं होंगे और इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। लास्टली आता है सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है कल्टीवेशन में। आप साइंटिफिक टेक्निक से आप अपने सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट में इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें लैंड के बारे में कि क्या वो लैंड इस क्रॉप के लिए सही है कि नहीं है, ये टेस्ट से पता चल जाता है। इवन इसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि सॉइल में किस किस चीज़ की कमी है, डेफिशिएंसी क्या क्या है, और आप उस डेफिशिएंसी को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे? जो कमी है उसको डाल दीजिए अंदर। इस तरह से आपकी लैंड जो है उस क्रॉप के फेवरेबल करी जा सकती है। आप उसमें जो भी उगाएंगे वो आपको हाई प्रोडक्टिविटी देगा, और टेस्ट जो है वो आपके मतलब जो क्रॉप के लिए लैंड फेवरेबल है कि नहीं वो भी बताती है। इसका जो तीसरा पॉइंट था वो था अदर मेजर्स। हमने टेक्निकल समझ लिए, इंस्टीट्यूशनल समझ लिए। अदर मेजर्स क्या हैं वो देखें अभी। अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले फार्मर्स को एजुकेट होने की बड़ी ज़रूरत है, या उनको आप न्यू टेक्नोलॉजी जो है जिससे वो अपने काम में अपने पैटर्न में चेंजेस ला सकते हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी आप उनको अच्छे से इन्फॉर्म करिए, उनको सिखाइए। उनको इस बात के लिए जागरूक करना होगा कि जो रूरल एरियाज़ में जो बैड कस्टम्स चलते आ रहे हैं, बैड कस्टम्स यानी पहले से जो बुरे एक बोलते हैं ना रीत रिवाज, जो उनके विश्वास हैं जो बुरे हैं एग्रीकल्चर के लिए, उनको हटाना है, इसमें विश्वास नहीं करना है। न्यू मेजर्स जैसे कि एग्रीकल्चर फेयर, यानी कि सब के सब फार्मर्स एक जगह पर आएँ और अपने अपने प्रोडक्ट को सेल करें वहाँ पर, उसको एग्रीकल्चर फेयर बोलेंगे। ये करा जा सकता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए।
साथ साथ में एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज़, मतलब जो एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर के साथ करी जा सकती हैं, जैसे कैटल रियरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, जंगल और ये सब करेंगे जब, तो हमारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे कम हो जाएगी। हम सिर्फ अर्निंग के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इससे आपका अगेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम एक्सपांड कर सकते हैं रूरल एरियाज़ में। तो इससे क्या होगा कि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनके भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उन इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल भी मिलेगा। वो इंडस्ट्रीज़ आपके एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और अच्छा करेगी, पॉसिबल करेगी रियलिटी में। इस चैप्टर की जो लास्ट पॉइंट आती है वो है आपका मॉडर्न एग्रीकल्चर। इंडियन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है उसमें हम लोग पहले ऑर्गेनिक मैन्योर, सीड्स, सिंपल प्लव, बुलक और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते थे। इन इंस्ट्रूमेंट्स से बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी होती थी और उनको यूज़ करने से हम अपने एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट्स, पूरे देश में जो ग्रेन्स की ज़रूरत थी वो हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए 1966 से मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है इंडिया में आया। मॉडर्न एग्रीकल्चर का मतलब मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करना, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर में नई मशीन्स लाना, इरिगेशन का सब सेटिंग करना, ये सब। इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के कारण आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इसको अपने एक रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। ये रेवोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर का था और इसीलिए इसको नाम दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क से। लेट्स प्रोसीड। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या? न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है एग्रीकल्चर में वो स्टार्ट हुआ 1960-61 में इंडिया के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में और इसको नाम दिया गया पायलट प्रोजेक्ट। इनिशियली यानी कि शुरुआत में इसको नाम दिया गया था IEDP यानी इंटेंस एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट्स के लिए उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स करे थे उन लोगों को सारी जानकारी देने के लिए। जैसे जैसे उनको सक्सेस मिलती गई और टाइम पास होते चला गया, इसको फिर पूरे देश में अप्लाई कर दिया गया। जब इसको पूरे देश में अप्लाई कर दिया गया तो इसका नाम दे दिया गया था HYVP यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम। और इसका मतलब क्या था? हाई यील्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, जो जिसको अपने नाम दे रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का, इसको अब नाम दे दिया गया मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम या प्रोग्राम ऑफ सीड्स, फर्टिलाइज़र और एंड वाटर टेक्नोलॉजी। 2 नाम इसके आ गए अपने आप। तो ये नाम बता रहा है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक जगह पर एक सिर्फ एक ही क्रॉप नहीं उगाते रहना है, क्रॉप्स को रोटेट करते रहना है। मल्टीपल क्रॉपिंग जो है इसका मतलब एक जो आपकी कल्टीवेटेड लैंड एरिया है, जिस एरिया में आप कुछ उगा सकते हैं वहाँ पर आपको अलग अलग क्रॉप्स उगाने हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एग्रीकल्चर का वर्क कैसा है आपका। 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं, पहला होता है फूड ग्रेन्स और दूसरा होता है नॉन फूड ग्रेन्स, जिसको अपने नाम देते हैं कैश क्रॉप्स। फूड ग्रेन्स का मतलब होता है व्हीट, राइस, कोर्स ग्रेन, ये सब आपके, और साथ साथ में पल्सेस, फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट, नहीं सारी पल्सेस जो हैं वो आपकी आती है फूड ग्रेन क्रॉप्स में यानी कि अनाज का दाना। साथ में ग्राउंडनट, सिजमे, कैस्टर, सोयाबीन, लिनसीड और सनफ्लावर, ये सारे, और शुगर केन, रबर, कॉटन, जूट, ये सब आपके कैश क्रॉप्स में आते हैं, दाने नहीं होते। मल्टीपल क्रॉपिंग करने के 2 रीजंस हैं, सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल और दूसरा इकोनॉमिक। टेक्नोलॉजिकल मतलब क्या? मल्टीपल क्रॉपिंग किसी भी एरिया में जब आपको करना है तो वो उसके सॉइल, एनवायरनमेंट, रेन पे डिपेंड करता है। एग्जांपल ले लीजिए, मध्य प्रदेश में एक बार अगर उन्होंने मिलेट या बाजरी को उगाया, उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया, अब वो उस पे शुगर केन या टोबैको को उगाएंगे जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी हो यानी पानी की सुविधा हो। इस हिसाब से वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, पॉसिबल है। पर क्यों? क्योंकि उनके पास कैपिटल है, न्यू सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र है और क्रेडिट फैसिलिटीज़ यानी लोन भी उनको मिलता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बड़े ज़रूरी हैं। सबसे पहला है आपका प्राइस और इनकम को सबसे ज़्यादा बढ़ाना, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स को अवेलेबल करवाना, फार्म की साइज़ को बढ़ाना, जो आपकी खुद की फार्म है उसको साइज़ को बढ़ाना है, इंश्योरेंस को प्रोटेक्ट करना, और टेन्योर मतलब
कितने टाइम के लिए आपने लैंडलॉर्ड से वो ज़मीन को लिया है। इन इन फैक्टर्स में अगर मान लो ये फैक्टर्स अगर अवेलेबल हैं या नहीं है अवेलेबल, अवेलेबिलिटी मतलब तो अवेलेबल होना, स्कैर्सिटी मतलब वो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आप कौन सा क्रॉप उगाएंगे ये आपको खुद सोचना है, आपको खुद ही ये रिस्पॉन्सिबल होना है कि आप कौन सा क्रॉप उगाएंगे। 1950-51 में अप्रोक्सीमेटली 75% फूड ग्रेन्स और 25% कैश क्रॉप्स जो हैं वो उगाए जाते थे। 1966 में मल्टीपल क्रॉप्स जो हैं वो लाए गए और ये क्यों आया? ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। 71 तक आपके 74% फूड ग्रेन्स और 26% कैश क्रॉप्स आपके हो चुके थे, और 64 और 36 हो गया ये 2006 में, यानी 64% फूड ग्रेन्स हो गए, 36% कैश क्रॉप्स हो गए। पर फिर उसके बाद फिर से कुछ चेंजेस आए आपके मल्टीपल क्रॉप्स में 2010-11 में, उसमें आपके 66% फूड ग्रेन्स हो गए और 34% जो है आपके कैश क्रॉप्स हो गए। ये बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स जो है आपका बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि आपका जो रेवोल्यूशन है उसका क्या असर पड़ा इन सारे जो भी आपके मल्टीपल क्रॉपिंग है उस पर। क्रॉप प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो आपके पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है, इंडिया में पेस्टिसाइड्स को बहुत कम यूज़ किया जाता है पर हेक्टर। इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 बताती है कि इंडिया में सिर्फ 1 हेक्टर के ऊपर 0.5 kg पर हेक्टर पेस्टिसाइड यूज़ होता है, जबकि अमेरिका में 7.0 kg है, यूरोप में 2.5 kg और जापान में 12 kg, कोरिया में भी 6.6 kg है। यही आपका रीज़न है कि क्यों 15-25% इंडियन क्रॉप जो है वो इंसेक्ट्स खराब कर जाते हैं, या उसको बीमारी लग जाती है, या वीड आ जाते हैं, या कैटल्स आ जाते हैं, या बर्ड्स आ जाते हैं, जिनसे आप अपने क्रॉप्स को बचा सकते हो। पर कैसे? एग्रीकल्चर से, और सॉरी इस पेस्टिसाइड से। इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन पेस्टिसाइड्स की होना, यानी पेस्टिसाइड्स के बारे में सही से पता ना होना, पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होना, अगर आपके पास पेस्टिसाइड है तो भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बड़े इश्यूज हैं इंडिया में। इम्प्रॉपर यूज़ अगर उसको किया जाए तो ये आपके मैनकाइंड और आपके एनवायरनमेंट प्लस आपके क्रॉप्स तीनों के लिए बहुत बड़ा डेंजर बन जाएगा। CIBRC यानी कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कंपनी ने इंडियन फार्मर्स को इन्फॉर्म करने के लिए कि कौन सा पेस्टिसाइड है, उसके अंदर कितना पॉइजन है, ये सब इन्फॉर्म करने के लिए उन्होंने उसको अपॉइंट करा है। ये जो पब्लिक ये CIBRC है, ये अलग अलग बुकलेट्स जो हैं वो पब्लिश करते हैं और फार्मर्स को गाइड करते हैं कि वो कैसे वो फार्मर्स जो हैं अपने लिए एक सही पेस्टिसाइड्स की क्वांटिटी को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कितना पेस्टिसाइड डालना है, कब उसका इस्तेमाल करना है, या उसमें कितना पॉइजन है, ये सब चीज़ें वो उनको एक्सप्लेन करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन फार्मर्स के पास होनी भी चाहिए ताकि वो पेस्टिसाइड्स को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना सकें, पेस्टिसाइड्स को वो एनवायरनमेंट के भले के लिए यूज़ करें, ना कि उससे कुछ गलत कर दें। पेस्टिसाइड्स इफ़ेक्टिव होने चाहिए पर साथ साथ में नॉन पॉइजनस और साथ साथ में चीपर भी होने चाहिए, यानी सस्ते होने चाहिए ताकि छोटे और मार्जिनल फार्मर्स उसको खरीद सकें। लास्ट पॉइंट आता है वो है आपका एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी आपको एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च भी बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए ज़िम्मेदार है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये सिर्फ एकमात्र एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एग्रीकल्चरल रिसर्च को मैनेज किया जाता है। ये रिसर्च के लिए अरेंजमेंट भी करता है और हेल्प भी करता है। ये फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस भी फैलाता है किसके बारे में? हॉर्टिकल्चर, फिशरिंग, कैटल रियरिंग साइंस, इन सब के बारे में। ICAR ने बहुत सारा काम करा है। पायनियर वर्क का मतलब होता है एक बहुत बड़ा काम उन्होंने करा है ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सपांड करने में, और साथ साथ में उसने अप्रोप्रिएट एफर्ट्स अभी भी किए हैं।
ताकि हमारे पूरे इंडिया में फूड अवेलेबिलिटी हो सके और सबको न्यूट्रिशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ बेझिझक होकर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।